ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हर नागरिक की सुरक्षा नरेंद्र मोदी ने सुनिश्चित करी है। जो भी अन्याय करेगा नागरिकों के साथ, समझा तो ठीक है मान्यवर, वरना फोर्स इसी के लिए बनाई गई। 5000 से ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस लड़ते लड़ते शहीद हो गए। उनकी विधवाओं के लिए एक भी आर्टिकल नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने यह स्पष्ट कर दिया, इस देश के किसी भी कोने में, चाहे कश्मीर हो, चाहे उत्तर पूर्व हो, चाहे वामपंथी उग्रवादी विस्तार हो, गैर कानूनी प्रवृत्ति नहीं चलेगी। इस पर कठोर हाथों से काम। ये विचारधारा कौन सी है? क्या है माओवादी विचारधारा? इसका ध्रुव वाक्य क्या है? जब हम आजाद हुए, हमने कहा सत्यमेव जयते, सत्य का हमेशा विजय होता है। इनका ध्रुव वाक्य क्या है? कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। ये इनका ध्रुव वाक्य है। मोदी जी के शासन के अंदर कई सारी वर्षों पुरानी समस्या का निराकरण हुआ। धारा 370 हट गई, 35A हट गई, राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन चुका है। जीएसटी इस देश में आज वास्तविकता बनकर रहा है। सीएए का कानून आ गया है। नक्सलवाद की जड़ें गरीबी और विकास से जुड़ी हुई नहीं है मान्यवर। हम संवैधानिक रास्तों से हमारी लड़ाई लड़ेंगे या हाथ में हथियार लेकर निर्दोषों को मार डालेंगे? कहते हैं हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। संविधान को मानोगे या नहीं मानोगे? आज बात एंटी नक्सल कैंपेन, कैसे टूटा रेड कॉरिडोर का नेटवर्क। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। एक समय था जब भारत का बड़ा हिस्सा नक्सलवाद की हिंसा, डर, अस्थिरता से जूझ रहा था। जंगलों से लेकर आदिवासी इलाकों तक कई क्षेत्रों में विकास रुक गया था। सड़कें नहीं थीं, बैंक नहीं थे, स्कूल नहीं थे, अस्पताल नहीं थे। यही हकीकत थी। जहां सरकार का सिस्टम कमज़ोर था, वहां बंदूक का डर चलता था। लेकिन आज तस्वीर तेज़ी से बदल रही है। जी हाँ, सरकार का दावा है कि बीते वर्षों में सुरक्षा अभियान, विकास योजना, पुनर्वास नीति और मजबूत रणनीति के जरिए नक्सलवाद को निर्णायक चोट पहुंचाई गई है। आज हम विस्तार से समझेंगे कि कैसे ये नेटवर्क खत्म हुआ। जी हाँ, रेड कॉरिडोर क्या था, कैसे नक्सलवाद फैला, सरकार ने क्या रणनीति अपनाई, अमित शाह की भूमिका क्यों चर्चा में है, जिन्हें संसद में प्रियंका गांधी ने चाणक्य कहा, कौन कौन से बड़े ऑपरेशन हुए और क्या सच में नक्सल मुक्ति की ओर बढ़ रहा है भारत। जी हाँ, नक्सलवाद की शुरुआत कैसे हुई, ये जानना बहुत ज़रूरी है। नक्सलवाद की शुरुआत 1960 के दशक में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से मानी जाती है। ये आंदोलन ज़मीन, असमानता और वर्ग संघर्ष के मुद्दों से शुरू हुआ, लेकिन समय के साथ इसका बड़ा हिस्सा हिंसक उग्रवाद में बदल गया। बाद में ये विचारधारा अलग अलग राज्यों में फैलती गई, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से। धीरे धीरे रेड कॉरिडोर कहे जाने लगे। जी हाँ, रेड कॉरिडोर क्यों बना, इसको भी समझिए। इन इलाकों में कई समस्याएं थीं, जैसे सड़क और कनेक्टिविटी की कमी, शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार का अभाव, प्रशासन की कमज़ोर पहुंच, स्थानीय असंतोष। इन्हीं हालत का फ़ायदा नक्सली संगठनों ने उठाया। उन्होंने कई जगह समांतर दबदबा बनाया और फिर 2014 के बाद कैसे सब कुछ बदलने लगा, इसको भी हम लोग जान लेते हैं। सरकार का कहना है कि 2014 के बाद नक्सलवाद के खिलाफ अप्रोच बदली। पहले जहां अलग अलग राज्यों में बिखरी हुई रणनीति थी, वहीं बाद में मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटजी अपनाई गई। इसमें शामिल था सुरक्षा प्लस विकास प्लस पुनर्वास, इंटेलिजेंट प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी सिर्फ गोली नहीं, बल्कि ग्राउंड पर सिस्टम मजबूत करना। ये पूरे देश में अब जागरूकता आई है। और क्या हुआ है?
पूरा देश आज सुन रहा है, पूरा देश आज समझ रहा है। मान्यवर, मैं आज एक और बात बता दूं। किसी सदस्य ने जिक्र किया सलवा जुड़म का, और कांग्रेस के नेता और सारे लोग, मैं नाम देना नहीं चाहता वरना फिर से खड़े हो जाएंगे। मान्यवर, सलवा जुड़म का जजमेंट जो है इसका पक्ष लेते हैं। मान्यवर, सलवा जुड़म की शुरुआत 2005 में राज्य समर्थित, मतलब सरकार समर्थित जन आंदोलन के रूप में हुई। आदिवासी युवाओं को एसपीओ बना गया, जिसको कोया कमांडो कहते थे, और उनको ये जो आतंक फैलाते थे इनके सामने लड़ने के लिए ट्रेनिंग दी गई। मान्यवर, एम्बुश की रणनीति जो अपना रहे थे, इसके खिलाफ उसी प्रकार की रणनीति अपनाने का निर्णय हुआ। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि सलवा जुड़म की शुरुआत किसने की? मान्यवर, किसी बीजेपी के कार्यकर्ता ने नहीं की थी। श्रीमान कर्मा ने किया था, जिनको नक्सलियों ने मौत के घाट उतार दिया, और वो कांग्रेस के नेता थे। मान्यवर, 5 जुलाई 2011 को सर्वोच्च अदालत ने नंदिनी सुंदर और अन्य लोगों ने एक विवाद दायर किया, और सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस सुदर्शन रेड्डी के नेतृत्व में तय किया कि नक्सलियों के खिलाफ राज्य की ये लड़ाई गैर कानूनी है, और तुरंत ही इनको हथियार वापस लेने का ऑर्डर कर दिया। परिणाम क्या हुआ मान्यवर? उनके हथियार वापस लिए गए। नक्सलियों के हाथ में हथियार थे, इन्होंने चुन चुन कर सलवा जुड़म में जुड़े हुए लोगों को मार दिया मान्यवर। और वही सुदर्शन रेड्डी विपक्ष का उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बने मान्यवर। ये कांग्रेस पार्टी जो कह रही ना हमारा क्या लेन देन है, ये लेन देन है। जी हां, यहां पर आपको अमित शाह की भूमिका को भी समझना होगा कि अमित शाह की भूमिका चर्चा में क्यों आई। गृह मंत्री बनने के बाद अमित शाह ने कई बार साफ कहा कि नक्सलवाद को खत्म करना प्राथमिकता है। उनका फोकस रहा जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, मतलब हिंसा नहीं चलेगी, हथियार उठाने वालों पर कार्रवाई होगी, आत्मसमर्पण करने वालों को मौका मिलेगा, प्रभावित इलाकों में विकास होगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में संविधान चलेगा, बंदूक नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हर नागरिक की सुरक्षा नरेंद्र मोदी ने सुनिश्चित करी है। जो भी अन्याय करेगा नागरिकों के साथ, समझा तो ठीक है मान्यवर, वरना फोर्स इसी के लिए बनाई गई है। इसका उपयोग भी होगा, परिणाम भी आएगा, और आज आ भी गया है मान्यवर। मैं जो इनके समर्थन में, जिनको पॉपुलर लैंग्वेज में अर्बन नक्सल कहते हैं, वो बुद्धिजीवी भाइयों को सवाल करना चाहता हूं। मैंने 6 दिन से लगभग 2000 आर्टिकल निकाले, सारे बुद्धिजीवी भाइयों ने लिखे हुए। मेरे पास इसका पूरा जिस्ट भी है। ये सभी आर्टिकलों में, सभी आर्टिकल हथियार उठाकर घूमने वाले माओवादियों के साथ चर्चा करो, वो न्याय के लिए लड़ रहे हैं, उनको मारना नहीं चाहिए, इनके प्रति सिंपैथी होनी चाहिए, सरकार विकास जल्दी करे, इस प्रकार के। एक भी आर्टिकल जो 8 साल का अबूझ बच्चे को उठा ले जाकर हाथ में हथियार पकड़ा दिए, इसकी मां के लिए नहीं है मान्यवर। एक भी आर्टिकल अपने गांव से खेत में जाते हुए किसान का पैर उड़ गया और पूरा जीवन दिव्यांग बन गया, इसकी सिंपैथी के लिए नहीं है।
5000 से ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस लड़ते लड़ते शहीद हो गए। उनकी विधवाओं के लिए एक भी आर्टिकल नहीं है, इनके अनाथ बच्चों के लिए एक भी आर्टिकल नहीं है। आपकी मानवता संविधान तोड़कर हथियार लेकर घूमने वालों के लिए ही है। इनके हथियारों से जो नागरिक मारे जा रहे हैं, इनके लिए आपकी मानवता नहीं है। मानवता के दोहरे चरित्र को मैं स्वीकार नहीं करता मान्यवर। ये मानवतावादी नहीं है, नक्सलियों के समर्थक है। अगर मानवतावादी होते तो वो किसान का पैर उड़ गया इसकी भी चिंता होगी, वो अबूत बच्चे से इसका बचपन छीन लिया इसकी भी चिंता होती। मान्यवर, वो हाथ में हथियार लेना नहीं चाहते, गरीबों के हाथ में हथियार दिलाकर अपनी विचारधारा को, अपनी आइडियोलॉजी को पनपाना चाहते हैं, मगर उनके भी दिन लग गए हैं। दोस्तों, सुरक्षा मोर्चे पर क्या हुआ इसे जानना बहुत ज़रूरी है। जी हां, बीते वर्षों में सुरक्षा ढांचे को मजबूत किया गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पहले जहां सीमित फोर्फिटेड पुलिस स्टेशन थे, अब सैकड़ों बने। 406 नए कैंप बनाए गए, 68 नाइट लैंडिंग हेलीपैड्स बने, कई संवेदनशील इलाकों में फोर्स की पहुंच बढ़ी। जी हां, इससे जंगल और दुर्गम क्षेत्रों में ऑपरेशन आसान हुआ। 2014 के बाद क्या बदला मान्यवर? सीएपीएफ तो वही है, स्टेट पुलिस भी वही है। 2014 के बाद क्लियर पॉलिसी और स्ट्रांग पॉलिटिकल विल इस काम में जुड़ी। नरेंद्र मोदी जी ने यह स्पष्ट कर दिया, इस देश के किसी भी कोने में, चाहे कश्मीर हो, चाहे उत्तर पूर्व हो, चाहे वामपंथी उग्रवादी विस्तार हो, गैर कानूनी प्रवृत्ति नहीं चलेगी। इस पर कठोर हाथों से काम होगा। सेंटर और स्टेट के बीच में अलाइनमेंट हुआ। स्टेट की कैपेसिटी में गवर्नमेंट, गवर्नेंस और पुलिसिंग तीनों में हमने सुधार किया। सीएपीएफ और स्टेट पुलिस का समन्वय बढ़ाया। एक्शनेबल इंटेलिजेंस को नीचे तक परकोलेट करने की व्यवस्था की और जिम्मेदारियां भी स्पष्ट कर दी। मान्यवर, ऑल एजेंसी अप्रोच शुरू किया। सिर्फ हथियार नहीं, एनआईए, ईडी, इंटेलिजेंस एजेंसी, ये सभी नेटवर्क, फंडिंग और सपोर्ट सिस्टम, ये सभी पर हमने प्रहार किया। इफेक्टिव सरेंडर पॉलिसी लेकर आए, बाद में मैं आंकड़ा बताता हूं। डेवलपमेंट और गवर्नेंस में हमने कोई वैक्यूम नहीं छोड़ा। और अब पहले जहां राज्य की उपस्थिति नहीं थी, स्टेट नहीं था, वहां आज राज्य की उपस्थिति है। और नक्सलवाद के हार का सबसे बड़ा कारण ये है कि राज्य अब हर गांव में पहुंच चुका है, वहां पंचायत बन चुकी है। आपको हम ये भी बताते हैं कि बड़े ऑपरेशन कौन कौन से रहे। जी हाँ, रिपोर्ट्स में जिन अभियानों की चर्चा है वो है ऑपरेशन ऑक्टोपस, डबल बुल, थंडर स्ट्रोम, भीमबंध, चक्रबंधा, ब्लैक फॉरेस्ट। इन अभियानों का मकसद था नक्सल ठिकानों पर कार्रवाई, हथियार जब्त करना, नेटवर्क तोड़ना, कैडर कमजोर करना। ये विचारधारा कौन सी है? क्या है माओवादी विचारधारा? इसका ध्रुव वाक्य क्या है? जब हम आजाद हुए, हमने कहा सत्यमेव जयते, सत्य का हमेशा विजय हो, विजय होता है। इनका ध्रुव वाक्य क्या है? कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। ये इनका ध्रुव वाक्य है। और वहां सत्ता शब्द का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये विकास के लिए नहीं है, अपने आइडियोलॉजी के अस्तित्व के लिए है, अपने आइडियोलॉजी के विचार विजय के लिए है। और आइडियोलॉजी को भोले भाले आदिवासियों में स्प्रेड कर कर सत्ता हासिल करने के लिए। यहां कोई विकास की बात नहीं है। इनका लोकतंत्र पर कोई विश्वास नहीं है। यहां ढेर सारे लोग, मैं नाम देना नहीं चाहता, मैं सुन रहा था, 3 घंटे से कह रहे कि अन्याय है तो अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। भाई, लड़ने का तरीका क्या है?
हम अंग्रेजों के शासन में नहीं रह रहे। कुछ लोगों ने भगत सिंह जी और बिरसा मुंडा से कंपैरिजन कर दिया। क्या हिमाकत कर रहे हैं? शहीद भगत सिंह और बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा जो अंग्रेजों के सामने लड़े, वो संविधान तोड़कर हाथ में हथियार लेकर निर्दोषों की हत्या करने वालों लोगों के साथ आप इसका कंपैरिजन कर रहे हैं? मान्यवर, राजनीतिक स्वार्थ से ऐसे विषयों में ऊपर उठ जाना चाहिए। यही विचारधारा कहती है दीर्घकालीन युद्ध ही हमारी विचारधारा को फैला सकता है। उनको अपनों का भी खून बहाने से कोई परहेज नहीं। और उनके आदर्श देखिए साहब, 10,000 साल के हमारे उपलब्ध इतिहास में कितने आइडियल आदर्श पुरुष, स्त्री, युवा हुए, एक बहुत बड़ा लिस्ट बन सकता है। इन्होंने तिलका मांझी को अपना आइडियल नहीं समझा, भगवान बिरसा मुंडा, भगत सिंह जी या सुभाष बाबू को अपना आइडियल नहीं समझा। इन्होंने आदर्श किसको कहा? माओ को कहा। चीन का ये आदर्श तय करने में भी फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं। हिंसा में कमी आई और कितनी, इसको समझिए। सरकारी दावों के अनुसार नक्सल हिंसा में 56% कमी, जवानों की शहादत में 75% कमी, नागरिकों की मौत में 70% कमी। अगर ये आंकड़े देखें तो ये सुरक्षा और प्रशासनिक दृष्टि से बड़ा बदलाव माना जा रहा है। मान्यवर, 12 राज्य छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, बंगाल, केरल, कर्नाटक का कुछ हिस्सा और उत्तर प्रदेश के 3 जिले, ये पूरा रेड कॉरिडोर बनाकर रखा और वहां कानून का शासन समाप्त कर 12 करोड़ लोग गरीबी के अंदर सालों तक जीते रहे, किसी ने चिंता नहीं की। हजारों युवाओं की मृत्यु हुई। एक एनजीओ की अगर मान ले तो इधर और साइड से 20,000 युवा मारे गए। कई पूरा जीवन दिव्यांग बन गए, अपाहिज बन गए, नर्क का जीवन जी रहे हैं और उनके तक विकास भी नहीं पहुंचा। मान्यवर, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? क्या इस देश की सबसे बड़ी लोकतंत्र की पंचायत ने क्षीर नीर कर इस पर चिंतन नहीं करना चाहिए? या अपने घड़े घड़ाई थियोरी लेकर घूमते रहना चाहिए? मैं बाद में बताता हूं कि नक्सलवाद का मूल कारण विकास की डिमांड नहीं है, एक आइडियोलॉजी है। जिस आइडियोलॉजी को अपने राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के लिए 1970 से इंदिरा जी ने स्वीकार कर लिया, ये वामपंथी विचारधारा के कारण नक्सलवाद फैला। मान्यवर, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने पूरे देश के सामने स्वीकारा था कि कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट की तुलना में भी देश की आंतरिक सुरक्षा की सबसे बड़ी समस्या हथियारी माओवादी, मगर कुछ नहीं हुआ। मान्यवर, 2014 में परिवर्तन हुआ और मोदी जी के शासन के अंदर कई सारी वर्षों पुरानी समस्या का निराकरण हुआ। धारा 370 हट गई, 35A हट गई, राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन चुका है, जीएसटी इस देश में आज वास्तविकता बनकर रहा है, सीएए का कानून आ गया है, विधायी मंडलों में मातृशक्ति को 33% आरक्षण दिया गया है। कई सारे बड़े काम जो आजादी के वक्त से इस देश की जनता चाहती थी कि कभी ना कभी हो, वो सारे काम
नरेंद्र मोदी जी के 12 साल में हुए और अब ये नक्सलवाद से मुक्त भारत की रचना भी नरेंद्र मोदी जी के शासन के अंदर ही हो रही है। जिले कितने बचे हैं इसको भी समझिए। सरकार का दावा है कि 2014 में जहां 126 जिले नक्सल प्रभाव से प्रभावित माने जाते थे, अब यह संख्या बहुत कम होकर सीमित क्षेत्रों तक सिमट गई है। कई भाषणों में इसे 2 जिलों तक सीमित बताया गया है। नक्सलवाद की जड़ें गरीबी और विकास से जुड़ी हुई नहीं है मान्यवर, वो वैचारिक है। मैं आज 60s के 4 क्षेत्र पढ़ना चाहता हूं। एक, नक्सलबाड़ी साक्षरता का दर 35% था। बस्तर साक्षरता का दर 23% था। सहरसा बिहार जो नक्सलवाद से कभी प्रभावित नहीं हुआ, साक्षरता का दर 33% था। और बलिया यूपी का नक्सलवाद से सटा हुआ, सोनभद्र से सटा हुआ जिला, वहां पर भी साक्षरता का दर 31% है। तो चारों स्थानों पर साक्षरता का दर कमोबेश समान था। प्रति व्यक्ति आय नक्सलबाड़ी में 500 रुपया थी, सबसे ज्यादा थी चारों क्षेत्र में। बस्तर में 190 रुपया थी, सहरसा में 299 रुपया थी और बलिया में 374 रुपया थी। तो प्रति व्यक्ति आय भी चारों क्षेत्र में एक समान थी, मगर नक्सलवाड़ी और बस्तर में वामपंथी उग्रवाद पनपा और सहरसा और बलिया में नहीं, क्योंकि सहरसा और बलिया की भूगोल उनके अनुकूल नहीं थी। वहां घने जंगल नहीं थे, नदी नाले छुपने की पहाड़ियां नहीं थी, हथियार लेकर अपनी मूवमेंट करने का, आदिवासियों को दबाने का, उनको जबरदस्ती अपनी आइडियोलॉजी के साथ जोड़ने की वहां पर अनुकूलता नहीं थी। विकास का मॉडल कैसे चला ये जानना बहुत जरूरी है। जी हां, सरकार ने सिर्फ सुरक्षा नहीं, विकास पर भी जोर दिया। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 12,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें, 1800 से ज्यादा बैंक शाखाएं, 1300 से ज्यादा एटीएम, 6000 से ज्यादा डाकघर, स्कूल, कॉलेज, स्वास्थ्य केंद्र। इसका मकसद क्या था? जहां पहले बंदूक थी वहां व्यवस्था पहुंचे। 2014 के बाद ये पूरे क्षेत्र में 17,589 किलोमीटर सड़कें बनाने का मंजूरी दिया है, जिसमें 12,000 किलोमीटर सड़कें बन चुकी हैं। ये विकास की बात करें, वो इसलिए हो रहा है कि धीरे 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 नक्सलवाद समाप्त हो रहा है, वरना वहां सड़कें नहीं होती थी। आईडी गाड़ देते थे, ट्रकों को जला देते थे और लगभग 20,000 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। मैंने 20,000 करोड़ रुपया। मोबाइल टावर लगभग 5,000 मोबाइल टावर 6,000 करोड़ के खर्चे से हम लगा चुके हैं मान्यवर। वहां पर दूरसंचार पहुंचेगा तो ये दुनिया के साथ जुड़ेंगे, देश के साथ जुड़ेंगे, विकसित भारत के साथ जुड़ेंगे मान्यवर। 2 अन्य योजनाओं में और 8,000 4G टावर बनाने का हुक्म नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बाद में दिल्ली जितनी ही कनेक्टिविटी छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना के आदिवासी क्षेत्र में होगी। मान्यवर, 1804 बैंक शाखाएं 12 साल में खुली, 1321 एटीएम खुले हैं, 37,850 बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंस बनाए गए और 6,025 डाकघर खुले। ये सिर्फ 12 साल में हुआ है, आगे कुछ नहीं हुआ। चर्चाएं करी, विकास माओवादियों ने होने नहीं दिया। हमने माओवादियों के साथ चर्चा नहीं करी, उनको समाप्त किया और विकास को आगे बढ़ाया। 259 एकलव्य आदर्श विद्यालय हमने बनाए मान्यवर। इसके साथ साथ 46 ITI, 49
एसडीसी सिकल डेवलपमेंट सेंटर बनाए, 16 कौशल विकास केंद्र बनाए और लगभग इस सब में 800 करोड़ रुपया का और खर्चा ये 12 साल में हमने किया है। जगदलपुर छत्तीसगढ़ में जहां सीएससी पीएससी नहीं थे, वहां पर 240 बिस्तरों का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हमने बनाया। सिविक प्रोग्राम में 212 करोड़ के कार्य किए जो स्वास्थ्य शिविर और दवाओं के जुड़े हुए हैं, और जनजातीय युवा एक्सचेंज के कार्यक्रम भी हमने बनाए। सिक्योरिटी के लिए, राज्यों की सहायता के लिए एसआरई लेकर आए, 10 साल में 3000 करोड़ दिया। स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम लेकर आए और 5000 करोड़ दिया। एक्सटेंडेड SIS योजना लेकर आए और 2000 करोड़ दिया, और 4000 करोड़ केंद्रीय निधि द्वारा क्रिटिकल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे पानी की छोटे पानी की टंकी है, जोड़ने वाली पुलियां हैं, गांव के अंदर पंचायत घर बनाना है, इसके लिए 4000 करोड़ रुपया दिया। मान्यवर, ये क्यों हो पाया और 70 से अब तक क्यों नहीं हुआ था? कांग्रेस पार्टी करना नहीं चाहती थी, ऐसा नहीं है। करने जाते थे वो धमाके कर मार देते थे। हमने धमाके करने वालों को समाप्त किया, तो ये विकास अब हो रहा है और ये विकसित बस्तर की रचना मान्यवर हो रही है। जी हाँ, और फिर शुरू होता है सरेंडर और पुनर्वास की नीति। जो लोग हिंसा छोड़ना चाहते थे उनके लिए पुनर्वास योजना चलाई गई। रिपोर्ट के अनुसार 5 लाख तक सहायता दी गई, 10,000 मासिक सहायता, स्टाइपेंड जैसे प्रावधान शुरू किए गए। इससे पहले कैडरों ने मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया। जी हाँ, संविधान के माध्यम से ही आज इस महान सदन के हम सदस्य हैं। अन्याय किसी को भी हो सकता है, अन्याय किसी को भी हो सकता है, विकास कहीं पर भी कम ज्यादा हो सकता है। हम संवैधानिक रास्तों से हमारी लड़ाई लड़ेंगे या हाथ में हथियार लेकर निर्दोषों को मार डालेंगे? किस थियोरी का यहां से समर्थन हो रहा था, मैं नहीं समझ रहा। अगर आप धमकाना चाहते हैं कि ये होगा तो ये भी हथियार उठाएंगे, ये होगा तो ये भी हथियार उठाएंगे, ये डरने वाली सरकार नहीं है मान्यवर, सबके साथ न्याय करने वाली सरकार। किसी को भी अन्याय हो तो हथियार हाथ में उठा लेना, ये लोकतांत्रिक तरीका है क्या? हमारे संविधान के सारे बताए हुए रास्ते सारे कुंद हो गए, बंद हो गए? संविधान ने हर चीज की व्यवस्था की। अर्बन नक्सल डिबेट क्या है, इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि इसकी चर्चा बहुत होती है। सरकार किन शब्दों में इसको समझाती है, उसे समझिए। राजनीतिक विमर्श में अर्बन नक्सल शब्द भी इस्तेमाल हुआ। इसका उपयोग उन लोगों के लिए किया गया जिन पर आरोप लगाया गया कि वो शहरों में बैठकर नक्सल विचारधारा या नेटवर्क को वैचारिक समर्थन देते हैं। हालांकि ये शब्द राजनीतिक और कानूनी बहस का विषय भी रहा। और फिर हिडमा जैसे नाम क्यों चर्चा में रहे, इसको भी समझिए। सुरक्षा अभियानों के दौरान कई बड़े नक्सली कमांडरों के नाम सामने आते हैं, जिनमें हिडमा भी चर्चित नाम रहा। ऐसे नेताओं को पकड़ना या कमजोर करना सरकार की रणनीति का हिस्सा माना गया। मान्यवर, 3 चीजें आज मैं देश के सामने 3 तिथियां जरूर बताना चाहता हूं। 20 अगस्त, 24 अगस्त 2024, 20 अगस्त 2019 और कल 31 मार्च 2026। 20 अगस्त को गृह मंत्रालय में एक मीटिंग हुई और जो पूरा मोदी जी ने विकास का काम तो पहले से ही चालू कर दिया। ये पूरा पुलिस कोऑर्डिनेशन का काम, मॉडर्नाइजेशन का काम, रिटायर्ड नक्सलियों को पुलिस फोर्स में लेने का काम, इनके कोऑर्डिनेशन का काम, खुफिया एजेंसी के साथ, ये सब 20 अगस्त को डिजाइन करेगा। तो फिर इतनी देर क्यों लगी? बैठ जाओ। मैं बताता हूं पैसा का भी। मान्यवर, देर क्यों लगी? क्योंकि बीच में छत्तीसगढ़ में
कांग्रेस की सरकार थी। मैं आज रिकॉर्ड पर ये कहना चाहता हूं, माननीय, बिहार 24 के पहले नक्सल मुक्त हो चुका था। महाराष्ट्र एक तहसील छोड़कर 24 के पहले नक्सल मुक्त हो। ओडिशा 24 के पहले नक्सल मुक्त हो चुका था। झारखंड एक जिला छोड़कर 24 के पहले नक्सल मुक्त हो चुका था। सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं हुआ था, क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार थी। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि सत्य बोलते हुए कहीं पर कोई भी स्थान का विचार नहीं करना चाहिए। सत्य बोलने के लिए ही होता है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार ने नक्सलवादियों को बचा कर रखा था। और मान्यवर, यहां दूसरी तारीख आती है 24 अगस्त 2024। 2024 की शुरुआत में हाँ एलिगेशन ही है, एलिगेशन है, हाँ एलिगेशन, समर्थन करना है। एक मान्यवर, मैं किसी व्यक्ति के सामने नहीं कर रहा हूं, मुझे रूल्स न समझाएं। और व्यक्ति के सामने करना है तो भूपेश बागल को पूछो, प्रूफ रजू करूं क्या यहां पर? हाँ बोले तो बोलो, वरना फंस जाओगे। मान्यवर, जनवरी 2024 में पूछ के मान्यवर, 2024 में छत्तीसगढ़ में सरकार बदली। उसके दूसरे ही महीने मैं वहां गया था। भाजपा की सरकार ने पूरा समर्थन का भरोसा दिया, साझा रणनीति बनी और 24 अगस्त 2024 को मैंने घोषित किया था कि 21 मार्च 2026 को ये नक्सलवाद पूरे देश से हम समाप्त करें। ग्राउंड रियलिटी कैसे बदली तो आप सब कुछ समझ जाएंगे। जी हां, कई पुराने प्रभावित इलाकों में अब सड़कें बनी, मोबाइल नेटवर्क पहुंचा, राशन व्यवस्था सुधरी, स्कूल खुले, स्वास्थ्य सेवाएं आईं, स्थानीय भर्ती बढ़ी। अब राज्य की पहुंच बढ़ती है तो उग्रवाद कमज़ोर होता है। जी हाँ, जब राज्य की पहुंच बढ़ती है तो उग्रवाद कमज़ोर होता है। क्या पूरी समस्या खत्म हो गई? ये प्रश्न सबके मन में होगा। आइए उसका जवाब भी तलाशते हैं। ये कहना अभी जल्दबाजी होगा कि समस्या पूरी तरह खत्म हो गई, क्योंकि किसी भी उग्रवाद की जड़ें सिर्फ हथियार में नहीं होती, बल्कि गरीबी, असमानता, अलगाव, बेरोजगारी, प्रशासनिक कमी, इन मुद्दों पर लगातार काम जरूरी है। और सबसे बड़ा संदेश, नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई ने ये बताया और ये समझाया, क्या सिर्फ बंदूक से नहीं, विकास से भी जीत मिलती है। जहां सड़क पहुंची, शिक्षा पहुंची, बैंक पहुंचे, रोजगार पहुंचा, शासन पहुंचा, वहां हिंसा कमजोर हुई। कहते हैं हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। संविधान को मानोगे या नहीं मानोगे? किसी को भी अन्याय होता है, इसका उपाय हमारे संविधान के अंदर निहित है। अदालतें बनी है, विधानसभाएं बनी है, जिला पंचायतें बनी है, तहसील पंचायतें बनी है। ये पूरी व्यवस्था को नकार कर हाथ में हथियार उठा लोगे? ऐसा कैसे चलेगा? और जस्टिफाई जो करे उनको मैं कहना चाहता हूं, वो समय चला गया। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो हथियार उठाएगा उसको हिसाब चुकाना। इस तरह से नहीं चलेगा। सरकार संवेदनशील है, सभी समस्याओं को सुनना चाहती है, निराकरण भी चाहती है। यही संसद ने ढेर सारी योजनाएं बनाई है, मगर इसका इंप्लीमेंटेशन भी आप नहीं करने दोगे, क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी और आपका अवैध शासन वहां पर चलता रहे। मैं आज पूछना चाहता हूं, अभी कांग्रेस के लोग बहुत जोर जोर से आदिवासी का विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ कहते थे, और राजकुमार रोज जैसे आदिवासी युवा सांसद भी
वोट की लालच में कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे, कांग्रेस की थियोरी का समर्थन कर रहे। मैं उनको पूछना चाहता हूं, भाई 75 साल में 60 साल तो शासन आपने किया, आदिवासी अभी तक विकास के बगैर क्यों बच गया? विकास तो अब आकर नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। 60 साल तक उसको घर नहीं दिया, उसको पानी नहीं दिया, इसके लिए स्कूल नहीं बनी, मोबाइल टावर नहीं पहुंचने दिए, बैंक की फैसिलिटी नहीं पहुंचने दी, और अब आप हिसाब मांग रहे हो। अरे भाई, जग थोड़ा तो अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि दोषी कौन है। एक दौर था जब रेड कॉरिडोर भारत की बड़ी सुरक्षा चुनौती माना जाता था। आज दावा किया जा रहा है कि वो सिमट चुका है। इस बदलाव में सुरक्षा बलों की भूमिका, स्थानीय लोगों का सहयोग, विकास कार्य, पुनर्वास नीति और केंद्र व राज्य सरकारों की रणनीति सभी महत्वपूर्ण रहे। अंतिम जीत तब मानी जाएगी जब हर प्रभावित क्षेत्र का युवा हथियार नहीं, किताब उठाएगा और डर नहीं, भविष्य सुनेगा। अगर आपको हमारी ये बात सही लगी, ये जानकारी अच्छी लगी, पसंद आई, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप उन क्षेत्र में रहते हैं, पढ़ते हैं, काम करते हैं, तो क्या स्थिति ज़मीनी तौर पर बदली है, तो आप वो भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात स्वतंत्र में ऐसी ही किसी चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।